नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का ये विशेष सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का जो सेशन है वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में बहुत सारा साइंस का बिंदु कवर होता है। मौलिक सिद्धांत का मतलब ये है कि इसमें जितने भी सिद्धांत, चाहे वो फिजिक्स से जुड़े हों, चाहे केमिस्ट्री से जुड़े हों, चाहे बायोलॉजी से जुड़े हों या टेक्नोलॉजी से जुड़े हों, सब कुछ इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और आज जब हम MPPSC प्री का सिलेबस देख रहे थे तो उसमें था कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस पर प्री में एक चैप्टर ही अलग से आयोग ने शामिल किया। उसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि MPPSC प्री की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस को पढ़ाने का ये फैसला किया। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी। जितने भी सिद्धांत आएंगे वो सब के सब इस सेशन में शामिल होंगे। इसीलिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में हमने कई पार्ट में आपको पढ़ाने का फैसला किया। आज बारी फिजिक्स की है। शुरुआत बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में हम फिजिक्स से करने जा रहे हैं और फिजिक्स का वो चैप्टर हम आपके सामने रखेंगे आज जिससे आप काफ़ी परिचित होंगे, जिस पर MPPSC प्री ने इसके पहले कई सवाल पूछे। आज उन सारे सवालों का डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। पूरे सेशन के दौरान पहले थ्योरी पढ़ाएंगे और फिर उन सवालों का डिस्कशन करेंगे जो MPPSC प्री में पूछे गए। 8 MCQ के साथ ये सेशन आज समाप्त होगा। इसके अलावा जो PNST वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे हैं, RRB वाले हैं या MPSI वाले हैं, उनके लिए भी यह सेशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना MPPSC प्री के लिए है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल उनके लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे, उतने ही आवश्यक होंगे, उनके भी परीक्षा में उतने ही सवाल पूछे गए। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में एक एक करके हम जितने भी सिद्धांत साइंस और टेक्नोलॉजी में पूछे गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको आपके एग्जाम के पहले पहले पूरा करके समझा देंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में आज पहले पार्ट में हम जो आपके सामने ले आ रहे हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना यह आपकी जिम्मेदारी है। और ये हमारा सेशन शाम को 6 बजे लाइव होगा। आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़िए। आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, चाहे किसी से भी जुड़ा हो, साइंस से जुड़ा हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, साइंस के कोर सब्जेक्ट से जुड़ा हो, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछिए, हम उसका तुरंत जवाब आपको देंगे। तो चलें सेशन की ओर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस फॉर MPPSC प्री पार्ट 1। और आज शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसको आपने पढ़ा होगा। सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कि इसको आपको हम उन सवालों की ओर मोड़ दें या समझा दें जो आपके लिए जरूरी है। पहले पॉइंट में हम लिखने जा रहे हैं, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए।
अब उसने सवाल पीएससी वाले ने पूछा था कि न्यूटन ने माना कि गति के 3 नियम दिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इन तीनों नियमों को किस किताब पर लिखा, यह सवाल उसने पूछा। ये तो हम पढ़ लेते हैं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, प्रथम नियम दिया, द्वितीय नियम दिया, तृतीय नियम दिया। किस बुक में दिया, किस किताब में लिखा, इसका विवरण हम नहीं पढ़ पाते। वही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, और इसके लिए उसी लाइन को कंटिन्यू करिएगा। और इसके लिए न्यूटन ने एक किताब लिखी जिसका नाम प्रिंसिपिया है। प्रिंसिपिया। ये पहला पॉइंट। न्यूटन ने गति के 3 नियमों को दिया, और 3 नियमों को देने के साथ साथ एक किताब लिखी जिसके अंदर ये न्यूटन ने तीनों गति के नियम की व्याख्या की। उस किताब का नाम प्रिंसिपिया है। चलिए अब पहले नियम पर जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। दूसरे पॉइंट पर, न्यूटन का प्रथम नियम कहता क्या है? ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु, बहुत सरल है, यदि कोई वस्तु रेस्टिंग पीरियड में है, विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, रेस्टिंग पीरियड में ही रहेगी। और यह मतलब कोई वस्तु यदि विश्राम की अवस्था में है, खड़ी है, ध्यान रखना वस्तु की बात कर रहे हैं, यदि कोई वस्तु खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी। और अगली लाइन देखिएगा, और यदि वह वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, तो वैसे चलती ही रहेगी। कब तक चलती रहेगी साहब? कोई वस्तु खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी, और कोई वस्तु यदि एक समान चाल से चल रही है तो चलती ही रहेगी। कब तक चलती रहेगी, कब तक खड़ी रहेगी? तो ऐसी चलती रहेगी जब तक, शर्त है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
मतलब यदि कोई वस्तु इस तरह से खड़ी है किसी पोजीशन पर तो वो खड़ी रहेगी। कोई वस्तु इस पोजीशन पर यदि गतिमान है इस तरह से तो चलती ही रहेगी जब तक कि इसको रोका न जाए और इसको धक्का मार करके चलाया न जाए। ऐसा न्यूटन ने पहले नियम में कहा। एक और खास बात कह दी, पीएससी ने पूछ लिया कि ये न्यूटन की गति का नियम, इसके अलावा प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। आगे हम लिख रहे हैं प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। अब जड़त्व है कि नहीं है, क्योंकि कोई शुरू हो गया तो शुरू ही है, कोई चल रहा है तो चलता ही जा रहा है, कोई खड़ा है तो खड़ा ही है। तो इसको क्या कहोगे? जड़ता ही ना कहोगे। जड़ता को क्या दूसरी भाषा में मूर्खता कहोगे। अब चूंकि ये वस्तु है, यदि कोई जिंदा आदमी होता, लाइव सपोर्ट पर होता, जीवन जिंदगी वाला होता और यदि वो ऐसा करता कि चल दिया तो चलता ही चला जा रहा है, बैठ गया तो बैठे ही है, तो मूर्खता कहलाएगा। इसीलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सिर्फ इतना ही हमको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस में पढ़ना है, न्यूटन्स के प्रथम नियम के बारे में। अगले पन्ने में हम आपको बताने वाले हैं कि इस प्रथम नियम के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं जिस पर उसने सवाल पूछा। प्रथम नियम के प्रमुख उदाहरण निम्नांकित हैं। इन पर सब पर सवाल आए, पीएनएसटी पर भी पूछा है, एसआई में भी पूछा है, उदाहरण को लेकर के पूछा है ये किसके, कौन सा इसमें न्यूटन का नियम लग रहा है। पहला उदाहरण लिख रहे हैं, ए, रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये तो आपने टेस्ट किया होगा। जैसे आप बस में बैठते हैं, ड्राइवर साहब अचानक गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो आप पीछे की ओर धक्का मारते हैं। क्यों? उस समय आपका शरीर जड़त्व तो दिखा रहा है, शरीर कहता है हम नहीं चाहेंगे, जिस पोजीशन में है उसी में बैठेंगे। तो जैसी गाड़ी आगे जाती है, शरीर आपका अपनी जड़त्व, अपनी मूर्खता के कारण स्टेबल होना चाहता है, लेकिन गाड़ी आगे खिंच जाती है तो शरीर पीछे की तरफ धक्का मारता है। एक उदाहरण ये, इस पर सवाल पूछा गया। एक बात बताइए, दूसरा उदाहरण, यदि बंदूक की एक गोली से, एक बड़ा कांच लगा हुआ है, बंदूक की एक गोली कांच पर मारी जाए तो क्या बंदूक की गोली से कांच में सुराग होगा, सीधा छेद होगा? एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन एमपीएसआई ने पूछा, यदि उसी कांच को एक पत्थर से, एक ईंटे से उस पर धक्का मार दिया जाए तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे क्या? इन दोनों की स्थिति, दोनों से पत्थर पर चोट की जा रही, तो जब गोली से चोट की जाती है तो सुराग बनता है, और जब इतने बड़े पत्थर से पूरे कांच को मारा जाता है तो कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
उसका कारण ये है कि वो एक छोटी एरिया को गतिमान करता है। जब छोटी एरिया पर गोली लगती है तो वो ले करके उस एरिया को चली जाती है। बड़ा पत्थर एक लंबी एरिया को गतिमान करना चाहता है, लेकिन शीशा जड़त्व के कारण, मूर्खता के कारण वो गतिमान नहीं होना चाहता और शीशे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसको आगे हम चित्र से आपको समझा देंगे। तो दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं कि गोली मारने पर किसी कांच में गोल छेद ही होता है, क्योंकि गोली जो सरफेस एरिया पकड़ेगी, जिस एरिया को डिस्टर्ब करेगी वो थोड़ी एरिया को करेगी, तो गोल ही छेद होगा। जबकि पत्थर मारने पर वही कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तीसरा एक उदाहरण देते हैं। इस समय आम का सीजन चल रहा है। आम लोग तोड़ने जाते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, टहनियों से आम को कैसे तोड़ते हैं? एक तरीका वो लगाते हैं, आम की टहनी को पकड़ते हैं और ऊपर नीचे उसको करते हैं। जब ऊपर करते हैं तो क्या होता है, आम के बीच का जो कनेक्शन होता है डाली से, उस कनेक्शन को आम के साथ गति देते हैं। टहनी ऊपर गई तो गतिमान हुआ आम का फल ऊपर की तरफ, और जैसे ही वो गतिमान हो जाता है तो आम तोड़ने वाला उसी डंडे को, उस टहनी को नीचे कर देता है। तो आम में जड़ता है, आम मूर्खता कर रहा है। वो कहता है हम नीचे अब नहीं जाएंगे, हम तो ऊपर की ओर चल पड़े तो चले जाएंगे। तो जब वो मूर्खता करता है, जड़त्व के नियम पर ऊपर की ओर चढ़ता है और हम डाली को नीचे कर देते हैं, तो जो बीच का कनेक्शन है वो टूट जाता है। यही है न्यूटन का पहला नियम। तो तीसरे पॉइंट में लिखने जा रहे हैं कि पेड़ की टहनियों से, पेड़ की डाली से आम का तोड़ना, पेड़ की डाली से आम का तोड़ना, डाल को हिलाकर न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है। तो ये 2-3 सवाल पूछे गए। यदि आपको ये सवालों पर कहीं भी दाएं बाएं करके सवाल पूछता है तो आप इसका उत्तर दीजिएगा। दूसरे पन्ने पर हमने बता दिया कि प्रथम नियम के प्रमुख उदाहरण हैं। रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़े तो बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। गोली मारने पर किसी कांच में गोल ही छेद होता है, जबकि पत्थर मारने पर वही कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पेड़ की डाली से आम का तोड़ना हो, डाल को हिला करके न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है। तो ये पॉइंट हो गए। आइए चित्र में आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ला, ये फुटबॉल है, एक टेबल पर रखी हुई। ये टेबल है, इस टेबल पर ये रखी हुई, तब तक ये रखी रहेगी, ध्यान से सुनना हमारी बात को, तब तक ये रखी रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। न्यूटन साहब क्या कर रहे थे कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही रहना पसंद करती है। यही हमने अंग्रेजी में लिखा, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट
कोई भी चीज रेस्ट में ही रहना चाहती है, विल रिमेन एट रेस्ट, हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है, अनलेस, जब तक कि नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कि हम इस पर बल ना लगाएं। अब दूसरे में देख लो, अब इस बॉल पर हमने बल लगा दिया। अब बॉल पर जब बल लगाया तो ये बॉल तब तक गतिमान रहती है जब तक कि हम सामने जाकर के इसको हाथ लगाकर ना रोकें। तो ये न्यूटन की गति का हमने लिखा यहां, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन्स इन मोशन अनलेस ए नेट फोर्स एक्ट ऑन। तब तक ये बॉल चलती रहेगी जब तक कि इस पर बाह्य बल लगा करके इसको ना रोका जाए। तो ये दोनों नियम, ये बॉल जो है, ये दोनों स्पष्ट कर रही है कि जब स्थिर है तब उसको चलाने के लिए हमें बल की जरूरत पड़ रही है, और जब ये वस्तु एक समान रेखा में, एक सीमित गति में, एक सरल रेखीय मूवमेंट में गति करती है तो इसको रोकने के लिए भी हमें बल लगाने की जरूरत है। अब आपके समझ में आ गया होगा पहला नियम। दूसरा नियम फिर हम आपको समझाते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम, सेकंड लॉ, ये अभी याद हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है, लिखिएगा, कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल की वस्तु के द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान आप समझ रहे होंगे, कभी समय मिला तो द्रव्यमान और भार दोनों में बात आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल द्रव्यमान समझिएगा। द्रव्यमान की बात यहाँ कर रहे हैं कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके बल की दिशा में उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अभी समझा देंगे, तुरंत समझ जाओगे। दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान यानी यम तथा उसके बल की दिशा में, जैसे कोई वस्तु है और हम इधर से धक्का मार रहे हैं, हमारा हाथ देखना, ये वस्तु है और इस वस्तु में हम इधर से धक्का मार रहे हैं, तो जब धक्का मारेंगे तो धक्का मारने से वस्तु में गति आएगी, तो वेग में उसके परिवर्तन होगा। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो वस्तु का द्रव्यमान बल की दिशा में उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और इसके लिए एक फार्मूला, लगाया गया बल टोटल एफ बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान और त्वरण का उदाहरण कैसे बताओगे? जरा क्रिकेट के मैदान की ओर चले। क्रिकेट के मैदान में जब कोई छक्का मारता है, बॉल ऊपर चली गई, अब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। मान लो एक खिलाड़ी कैच करना चाहता है,
तो यदि खिलाड़ी उस बॉल को सीधा ऐसे हाथ लगा ले और कैच करे तो उसके हाथ में चोट लगेगी कि नहीं? और यदि वही बॉल को वो हाथ को धीरे धीरे पीछे, माने बॉल की गति की दिशा में पीछे ले जाए और फिर बॉल को पकड़े तो कम चोट लगेगी। ऐसा आपने किया होगा, ऐसा आपने देखा भी होगा। आज हम वही चीज दिखाने वाले, यानी वेग में परिवर्तन की दर चेंज हो जाएगी, उसके द्रव्यमान के गुणनफल के लगने वाला बल जो है वो घट जाएगा जब वेग में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए क्रिकेट वाला खिलाड़ी जो है जब बॉल को पकड़ता है तो हाथ पीछे की तरफ कर लेता है। अभी चित्र में दिखाएंगे, समझ में आएगा। पहले इसका उदाहरण लिख लें कि दूसरे नियम का सबसे अच्छा उदाहरण क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करने कैच करते समय अपने हाथों को वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके बल की दिशा में उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह बराबर m/1 होता है। दूसरे नियम का सबसे अच्छा उदाहरण क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम से कम लगे। आइए ये देखिए, द फोर्स F acting on moving object is the product of the mass and acceleration। इसमें देखिए दोनों में ये आदमी इस वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये वस्तु का द्रव्यमान m1 है, इस वस्तु का द्रव्यमान m2। दोनों के अलग अलग द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान की वस्तु में ये देखिए आदमी कम बल लगा रहा है, देख रहे हो ध्यान से, क्योंकि वस्तु छोटी है, कम द्रव्यमान की है, तो इसका एक्सेलरेशन भी कम। m2 का द्रव्यमान ज्यादा दिख रहा है, यहां पर देखिए ध्यान से देखिए, m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो लगने वाला बल यानी F2, इसमें बल लगाने का तरीका देखिए, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये बल तेजी से लगा रहा है, पूरी ताकत झोंके दे रहा है, ये धीमा बल लगा रहा है। तो लगाने वाले बल की जो ताकत होगी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर के आप सीधा ये समझ लीजिए, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। यदि m बढ़ा तो F बढ़ेगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, यानी त्वरण बढ़ा तो बल बढ़ा। जितने आप बल लगाओगे वस्तु में वेग के परिवर्तन की या गति की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तो सीधा सवाल आप लगा सकते हो कि F सीधा समानुपाती होता है m से, F सीधा समानुपाती होता है a से। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में, SI में, PNST में पूछे गए। तो इतनी गणित तो आपको समझ करके चलनी ही पड़ेगी। यदि मान लो हम आपसे पूछते हैं कि यदि F बराबर, आप जानते हो फार्मूला m/a होता है, आपसे पूछा जाए यदि किसी वस्तु का त्वरण बढ़ाया जाए तो उसके
बल पर क्या परिवर्तन होगा, तो आपको सीधा जवाब देना चाहिए कि चूंकि F सीधा समानुपाती होता है A के, तो जितना A बढ़ेगा उतना ही F भी बढ़ेगा। यदि मान लो ऐसा ना होता, ऐसा लिखा होता F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी त्वरण, तो जितना ही आप त्वरण बढ़ाते उतना बल घटता चला जाता। इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। फिर कभी विस्तार से जब इसको हम आपको पढ़ाएंगे तो इसको भी सीखेंगे। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ। इसमें हमने चित्र एक क्रिकेट बॉल वाला आपको दिखाने की कोशिश की। ये बंदा सीधा खड़ा है, देख रहे हैं आप। यदि ये बॉल को पकड़कर सीधे हाथ में लेगा तो पक्का मानिए इसके हाथ में चोट ही का लगना तय लगेगी। तो ये क्या करता है, चूंकि बॉल बहुत ऊपर से आ रही है, बहुत बल के साथ है, उसमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो वो गतिज ऊर्जा को घटाने के लिए कि इसके हाथ में चोट कम लगे, ये जरा इस चित्र का अध्ययन कीजिए। ये हाथ को क्या कर रहा है, हाथ को बॉल की बेग की दिशा में ये पीछे की ओर खींच रहा है। जरा देखिए, ध्यान से देखिए। इसी को हमने इस चित्र को यहां भी दिखाया। ये देखिए, बेग की दिशा में ये हाथ को पीछे कर रहा है। और यदि यही हमने लिखा, ये फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि सीधा खींच लेगा काम हो जाएगा, ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग द कैच। कैच पकड़ने के लिए क्रम से यह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता चला जाता है। अब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम, थर्ड लॉ। ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस में जितने सिद्धांत हैं, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, यदि आप पीएससी प्री की परीक्षा देने जा रहे होंगे तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम बताता है कि जब कोई पिंड, ध्यान से इसको समझिएगा, जब कोई पिंड, पिंड का मतलब वस्तु से, जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है, ये दो पिंड हैं मान लिया। अब ये वाला पिंड इस पर बल लगा रहा है। ध्यान से देखिएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताता है कि जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल आरोपित करता है। जितना पहला वाले ने बल लगाया उतना ही ये भी बल लगाएगा पहले वाले पर। ये एक है, ये दो। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाएगा तो दूसरा वाला भी पहले पिंड पर उतना ही बल लगाएगा। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि इसके बल लगाने की दिशा इस डायरेक्शन में है तो इसके बल लगाने की दिशा इस डायरेक्शन में होती है। परंतु लिखना पड़ेगा, बल लगने की दिशा विपरीत होती है।
मात्रा समान हो सकती है, लेकिन बल जरूर लगेगा, लेकिन दोनों बलों के लगने के जो डायरेक्शन होंगे वो विपरीत होंगे। ये तीसरा नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताता है कि जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाएगा तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल लगाएगा, परंतु बल लगाने की दिशा विपरीत। अब इसका उदाहरण लिख लें। न्यूटन की गति के प्रमुख उदाहरण हैं, कुआं जानते होंगे, बेल, गांव में होती है कुआं। कुआं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए तो पानी भरने वाला आदमी पीछे की ओर लुढ़क जाता है। ये तो देखा होगा, ये प्रैक्टिकल। या दूसरा एक उदाहरण बताते हैं। आप प्रयागराज जाइए, जब नाव गंगा नदी के किनारे पहुंचते और आप उस नाव से उतर करके जमीन पर पैर रखते, तो जैसे ही आप जमीन पर पैर रखते हैं तो आपका पैर उस नाव पर पीछे की तरफ धक्का मारता है, तब आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे की ओर बल लगाना पड़ता है। याद करिए, किया होगा आपने। इसका भी उदाहरण लिख लें। नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने से नाव पीछे, कूदने से नाव पीछे हट जाती। अथवा एक उदाहरण और बता दें, रॉकेट का छूटना। रॉकेट का तीव्रता से ऊपर जाना। आपने देखा होगा, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो नीचे की तरफ बहुत तेजी से धुआं पीछे की तरफ फेंकता है। तो जितना ही तेजी से धुआं पीछे की तरफ फेंकेगा, उतने ही तेजी से रॉकेट आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये थर्ड लॉ के प्रमुख उदाहरण है। थर्ड लॉ में हमने आपको बताया कि न्यूटन की तीसरा नियम बताता है कि जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल आरोपित करता है, परंतु बल लगने की दिशा विपरीत होती है। न्यूटन की गति के प्रमुख उदाहरण हैं, कुआं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए तो पानी भरने वाला आदमी पीछे की ओर गिरता है। नाव के किनारे से जमीन कूदने पर नाव पीछे हट जाती है। रॉकेट का छूटना, रॉकेट गतिमान हो जाता है, क्योंकि जितनी तेजी से हवा पीछे की ओर छोड़ेगा, रॉकेट उतनी ही तेजी से आगे की तरफ जाएगा। थर्ड लॉ के इन उदाहरणों को देखिए। हमने नाव वाला उदाहरण बताया। नाव वाले उदाहरण में ये बंदा, नाव यहां बंधी हुई है, ये बंदा, ये देखिए, जमीन पर पैर रख रहा है, या जमीन पर आगे बढ़ने के लिए जैसे ही यहां पैर रखेगा, एक बल नाव को पीछे की तरफ गतिमान कर देगा। क्यों कि ये आगे बढ़ने के लिए, ये पैर को आगे बढ़ाना चाहता है, तो ठीक उतना ही बल ये पैर पीछे की तरफ मारता है। ऐसे बंदूक की गोली तानते समय जिनको गोली चलाने का अनुभव होता है, वो तो अच्छे से चलाते हैं,
और जिनको अनुभव नहीं होता, यदि वो पहली बार बंदूक लिए कंधे से लगाया तो सब ये कंधा उंधा उखड़ करके बाहर चला जाता है। आपने देखा होगा कि गोली जो चलाते हैं वो कंधे से चिपका करके रखते हैं। कंधे से चिपका करके रखने का मतलब है कि जब गोली निकलेगी, जितने ही स्पीड से गोली आगे जाएगी उतने ही स्पीड से बंदूक का वो पिछला हिस्सा कंधे पर वार करता है। यदि कंधे और बंदूक के पिछले हिस्से के बीच में गैप हुआ तो ये कंधे का हिस्सा जो है टुकड़े टुकड़े भी इसके ढूंढे नहीं मिलेंगे, इसीलिए कंधे पर उसको चिपका करके रखते हैं। कंधा उतनी ही गति से पीछे जाता है जितनी गति से बंदूक का पिछला हिस्सा चलता है। एक उदाहरण हमने रॉकेट वाला ही दिखाया। ये देखिए रॉकेट जितनी ही तेजी से इसका धुआं पीछे की तरफ छोड़ेगा, यहां निकलेगा, उतनी ही तेजी से रॉकेट जो है आगे। कभी आप गुब्बारे में हवा भरिए, गुब्बारे में हवा भरेंगे और गुब्बारे को हवा भरने के बाद थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले जाइए और छोड़ दीजिए, तो गुब्बारे में भरी हुई हवा क्या करेगी, नीचे की तरफ निकलेगी, और जितनी ही तेजी से नीचे निकलेगी गुब्बारा उतने ही तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। तो तीनों उदाहरण न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को स्पष्ट करते हुए दिखाया हमने। आज इस बेसिक प्रिंसिपल में सिर्फ न्यूटन्स लॉ आपको बताया है। आगे के सेशन में कंजर्वेशन ऑफ लॉ, आगे के सेशन में थर्मोडायनामिक्स, जितने भी बेसिक प्रिंसिपल हैं साइंस के, पार्ट 2 पार्ट 3 सारे आपको पढ़ाने हैं। अब चूंकि सेशन फिर लंबा हो जाएगा, अभी एमसीक्यू भी पूछना है, तो आपको ले चलते हैं अभी एमसीक्यू की ओर। आज हमारे साथ 8 एमसीक्यू हैं, सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हैं, खासकर एमपीपीएससी प्री के लिए जो आपकी आगे आने वाली परीक्षा है, पीएनएसटी के लिए आवश्यक है, नीट के लिए आवश्यक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब के लिए ये सवाल ज़रूरी हैं। तो आइए एमसीक्यू सेशन में 8 सवाल हैं, 8 सवालों को आपको करना है। पहला सवाल, एमसीक्यू सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल हमने पूछा, प्रकाश वर्ष, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ईयर, किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसकी इकाई है? क्या यह डिस्टेंस की है, यानी क्या यह दूरी की है? बी, क्या यह समय या टाइम की है? क्या यह द्रव्यमान की है या मास की है? और डी ऑप्शन दिया हमने, क्या यह तीव्रता की इकाई है या इंटेंसिटी की इकाई है? पहला सवाल हमने पूछा कि लाइट ईयर किसकी इकाई है, क्या यह डिस्टेंस की है, क्या यह समय की है। पीएनएसटी में भी सवाल पूछा है, एमपीएसआई में, एमपीपीएससी में भी सवाल पूछा गया कि लाइट ईयर किसकी इकाई है, डिस्टेंस की है, समय की है, द्रव्यमान की है, तीव्रता की है। साथ में इसका डिस्कशन भी पढ़िएगा, क्योंकि पीएससी में ये खासा सिलेबस में लिखा हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। तो ये पीएससी प्री के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। उत्तर तो पढ़िए, उत्तर तो आप बता देंगे, पर इसका पूरा का पूरा विवरण भी आप पढ़िएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दूसरा सवाल, 1 माइक्रोन लंबाई बराबर होती है, 1 माइक्रोन
लंबाई बराबर होती। ध्यान से इसका उत्तर करने की कोशिश करिएगा। 10 मिलीमीटर, 10 की घात -4 सेंटीमीटर, 10 की घात -4 मीटर और 10 की घात 4 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन लंबाई बराबर होती है 10 mm की, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की, 10⁻4 मीटर की, 10⁻4 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल, डिस्टेंस यानी दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई आपको बताना है। ए पारसेक, बी प्रकाश वर्ष, सी खगोलीय और डी माइक्रोन। डिस्टेंस की सबसे बड़ी इकाई इसमें से कौन सी है? क्या वो पारसेक है, क्या वो प्रकाश वर्ष है, क्या खगोलीय है, या क्या माइक्रोन है? चौथा सवाल, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर, मिलीमीटर। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या वो माइक्रोन है, क्या वो फर्मी है, क्या वो किलोमीटर है, या क्या वो मिलीमीटर है? सबसे छोटी इकाई आपको बताना है। तो ये था चौथा सवाल। पांचवा सवाल, त्वरण या एक्सीलरेशन। त्वरण की कौन सी इकाई सत्य है? ध्यान से जवाब करिएगा। मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
और डी ऑप्शन हमने दिया, इनमें से कोई नहीं। त्वरण की कौन सी इकाई सत्य है? मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। छठवां सवाल, धारा की इकाई, धारा माने विद्युत धारा, धारा की इकाई निम्न में से धारा की इकाई आपको बताना है। क्या वो एम्पियर है, बी, क्या वो कूलाम है, क्या वो वोल्ट है, या इनमें से कोई सही नहीं। धारा या करंट, या आप इसको चाहें तो विद्युत धारा भी कह सकते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या, कौन सी? एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या नन। सातवां सवाल, किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई? ए, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेश, और अंतिम विद्युत किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? यह आपको उत्तर बताना है। क्या वो विद्युत विभव की है, क्या वो विद्युत ऊर्जा की है, क्या वो विद्युत आवेश की है, क्या वो विद्युत शक्ति की है। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए झारखंड पीएससी में पूछा गया है सवाल। प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? ए, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल, समय, और डी,
प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल, समय और दूरी। तो ये 8 सवाल थे। अब बारी है इन 8 सवालों का आपको जवाब देने का। इसके पहले कि सेशन का समापन करें, पहले इनका जवाब दे दें। पहले प्रश्न का जवाब था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न हमने आज आपको करवाए हैं, इनका विस्तार रूप आप पढ़िएगा, सिर्फ उत्तर मत रटिएगा, इसको विस्तार से आप पढ़िएगा। विस्तार से पढ़ेंगे तो आपकी थ्योरी जो है मजबूत होगी। और मेंस में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं, मेंस पर इन पर लिखाया है। तो जो पीएससी देने वाले बच्चे हैं वो अपनी तैयारी मजबूत करें, मेंस के लिए भी इसको तैयार करें। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, पक्का है, आप जानते होंगे इसकी दूरी की इकाई है। दूसरा सवाल, माइक्रोन लंबाई बराबर होती है, कितने लंबाई के बराबर होती है। तो आप देखेंगे तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। दूसरा इसका सही जवाब था। तीसरा, डिस्टेंस की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो ये भी आप जानते होंगे, कई बार ये जब हम अनअकैडमी थे तो आपसे सवाल ये पूछा करते थे। तो इसका सही जवाब ये पारसेक था। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर या मिलीमीटर। सबसे छोटी इकाई आप देखोगे तो आपको फर्मी मिलेगी। 5वां सवाल था, त्वरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। त्वरण को निकालोगे तो आपको पता लगेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर सबसे छोटी इकाई होती है। धारा की इकाई निम्न में से कौन सी है। तो इसका धारा की इकाई सामान्य सी है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। 7वां सवाल हमने पूछा था, किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। और अंतिम सवाल आज के सेशन का, प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए होता है। तो ये तो कई बार हमने बता चुके, प्रकाश वर्ष पर ज़्यादा सवाल थे। इसका सही जवाब था दूरी। तो अब समय आ गया बच्चों सेशन को समाप्त करने का। सेशन समाप्त करें उसके पहले आपको फिर एक बार कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जितना जल्दी चैनल सब्सक्राइब होगा, मोनेटाइज होगा, उतना जल्दी हम आपके साथ लाइव जुड़ पाएंगे। आज MPPSC प्री को देखते हुए उन सवालों को आज आपके साथ जोड़ा था जो ज़रूरी हैं। कैसा लगा सेशन ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला वीडियो एक दिन के अंतराल के बाद फिर लाएंगे MPPSC के पार्ट 2 के रूप में। तब और नए सवाल होंगे, नया डिस्कशन होगा, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। 6 बजे लाइव सेशन में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।